हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करेंगे। जानेंगे ये सेक्शन कौन कौन सी कंडीशंस बताता है। ये सेक्शन 5 उन कंडीशंस के बारे में बात करता है कि कब कब लड़का यानी कि दूल्हा और दुल्हन की शादी कब वैलिड मानी जाएगी और या फिर कब इनवैलिड हो जाएगी। उन कंडीशंस के बारे में ये सेक्शन 5 बात करता है। चलाइए बात करते हैं। सेक्शन 5 कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। A marriage may be solemnized between any two Hindus। यानी कि जैसे मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में वही लोग कवर होते हैं जो कि हिंदू हैं। यानी कि इस और ये पॉइंट ही बोलता है कि मैरिज में भी सोलेमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज, यानी कि दूल्हा और दुल्हन पहले से हिंदू होना उनका ज्यादा जरूरी है। यानी कि हिंदू जब वो होंगे तभी वो हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होंगे। अब इसका पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है नाइदर अ पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। यानी कि जो दूल्हा है और जो दुल्हन है वो कुंवारे होने चाहिए, पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, और अगर हैं भी शादीशुदा तो उनका डाइवोर्स हो चुका होना चाहिए। यानी कि उनका डाइवोर्स केस चल रहा है और वो शादी कर रहे हैं तो नहीं जी, ये शादी इनवैलिड शादी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। यानी कि जो दूल्हा है और दुल्हन है वो कुंवारे होना चाहिए, उनकी शादी पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो शादी कर सकते हैं, उनकी शादी उस टाइम वैलिड मानी जाएगी। और अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक भी या फिर दोनों भी अगर पहले से ही शादीशुदा हैं तो उनकी जो शादी है वो इनवैलिड शादी हो जाएगी, वो शादी मानी नहीं जाएगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर अ पार्टी। अब ये सेकंड पॉइंट है ना, ये इसके सब क्लॉज ए बी सी ये तीन बारे में बात करता है। ये तीन पॉइंट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट जो ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर अ पार्टी, नंबर ए पॉइंट, इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यानी कि जो दूल्हा या दुल्हन है वो इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, यानी कि शादी से पहले या शादी के दौरान वो अपनी कंसेंट न दे पा रहे हो। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, यानी कि कंसेंट देने के लायक ना हो, यानी कि अनसाउंड माइंड हो, जैसे इसमें बताया गया टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि दिमागी तौर पे उनकी कोई कमी हो या फिर कंसेंट देने में वो वैलिड ना हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अब कोई लड़की है उसकी दिमाग चला हुआ है या फिर कोई दूल्हा है उसका दिमाग थोड़ा सा अनसाउंड है वो माइंड का, तो वो अपनी वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहा है, जबरदस्ती उसकी शादी कराई है, जैसे भी उसकी कंसेंट दे भी नहीं पा रहा है वो, तो ऐसी शादी को इनवैलिड शादी कहेंगे, वो शादी मान्य नहीं होगी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। इसका पहला पॉइंट ये बोलता है। अब इसका बी पॉइंट क्या बोलता है? दो, कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। या फिर जो दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा हो। कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड, यानी किसी भी तरीके की कोई मेंटली कंडीशन से गुजर रहा हो, या फिर और टू सच एन एक्सटेंट एज टू अनफिट फॉर मैरिज, या फिर वो जो दूल्हा है या दुल्हन है वो अनफिट हो मैरिज में, मैरिज करने के योग्य ना हो। कैसे? एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ये ना प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें ये भी आ जाता है कि या तो अनफिट हो शादी के लिए, और कैसे अनफिट हो, जो बच्चा है उसको पैदा करने की क्षमता ना हो, या फिर पैदा नहीं कर सकते किसी साइंटिफिक रीजन की वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से, तो ऐसी शादी का कंसेंट यानी कि ऐसी शादी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी इस हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के तहत, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट के बारे में। ये सी पॉइंट क्या कहता है? हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी के बारे में। अब ये रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी क्या होता है ये जानेंगे। ये वो अटैक्स होता है जैसे पागलपन के दौरे जो होते हैं ना, पागलपन के दौरे जो कि शादी से पहले लगते हैं, शादी तक या फिर शादी के दौरान लग रहे हैं उसे। जिन लोगों को यानी कि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक या दोनों ही अगर उन्हें पागलपन के अटैक लग रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब जो दिमागी तौर पर डिसऑर्डर हो किसी साइंटिफिक रीजन की वजह से, या जो भी उनकी बॉडी में रही होगी बात, मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, यानी कि उनको रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी पड़ रही है, अटैक्स पड़ रहे हैं, तो उनकी शादी भी इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। उस शादी को कोई
वो इनवैलिड मानी जाएगी इस सी पॉइंट के तहत। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बात करता है एज ग्रुप के बारे में, यानी कि जो दूल्हा और दुल्हन की एज के बारे में, कब उनकी शादी वैलिड शादी मानी जाएगी। ठीक है, जो लड़का यानी कि जो दूल्हा, उसकी जो एज होनी चाहिए शादी के दौरान वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। शादी के लिए वो कैपेबल कब होगा, जब वो पूरा कंप्लीट 21 ईयर्स का हो जाएगा। और वहीं अगर जो लड़की है यानी कि दुल्हन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 18 ईयर्स। अगर वो उसमें कम है या लड़का की भी उस एज से कम है और उसकी शादी करवाई जा रही है तो वो भी इनवैलिड शादी होगी, वो शादी का कोई मान्य नहीं होगा सेक्शन 5 के तहत के फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की और फिफ्थ पॉइंट। ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये उन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं जो कि या तो किसी कस्टम ने रोकी हो या यूसेजेस की वजह से रुकी हुई हो या फिर गवर्नमेंट ने उसे प्रोहिबिटेड करा हुआ हो, भाई शादी नहीं हो सकती। ये पॉइंट ये कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, दूल्हा या दुल्हन सेम जो है क्या नाम है, एक ही परिवार के, यानी कि दूल्हा और दुल्हन जो है वो भाई बहन लगते हैं एक दूसरे के, समझ रहे ना, भाई या बहन लगते हैं, तो उनकी शादी भी प्रोहिबिटेड करी गई है इस सेक्शन 5 में। उनकी शादी इनवैलिड शादी मानी जाएगी। ये वाले पॉइंट बोलते हैं। सेक्शन से जुड़ी हुई और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पेज को, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।